हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं केवीएस पीआरटी का नया टॉपिक, जो है हमारा इन्वायरमेंट और सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटनाओं से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारे केवीएस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, टीजीटी का चल रहा है, पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रेजेंट टाइम में केवीएस का जो पेपर बन के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ये जो पीआरटी का जो वीडियो ला रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये हमारी 9th पार्ट की वीडियो रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो हम पहला प्रश्न ले रहे हैं वो है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। ये 1970 के दशक में आंदोलन शुरू किया गया था। प्रश्न इसी तरह से आता है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है या किस दशक में ये शुरू हुआ था। तो 1970 में इसकी नींव रखी गई थी। इस आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। श्री चंडी प्रसाद भट्ट के प्रमुख सहयोगी भी थे। 2001 में सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे मोस्टली जो पूछ लेता है इसके सहयोगी कौन थे या प्रणेता कौन थे, इस बारे में भी पूछा जा सकता है। हम इसको सरल शब्दों में समझें तो जो चिपको आंदोलन था वो प्रकृति और मानव के बीच में प्रेम का प्रतीक बना। उत्तराखंड के लोगों ने वृक्षों को कटने से बचाने के लिए वो पेड़ों को चिपक जाते थे, तो इस तरह से इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? उत्तर है हमारा इंडोनेशिया। तीसरा प्रश्न है हमारा, 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया? उत्तर है हमारा कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी को 2017 में ज्ञानपीठ सम्मान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है, कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? उत्तर है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी अकेली ऐसी नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भारत में कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचय की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया था? यानी हमें ऐसे राज्य का नाम बताना है जिन्होंने वर्षा का जल छतों पे इकट्ठा करने के लिए सभी को अनिवार्य कर दिया था। वो राज्य है तमिलनाडु, और 2001 में ये योजना तमिलनाडु ने लागू कर दी थी सभी के लिए। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? उत्तर है हमारा मोहम्मद यूनुस थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7 है, माल और सेवा कर जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर है हमारा जुलाई 2017। फ्रेंड्स, जो भी आप सामान लेते हैं उस पर एक जीएसटी लिखा होता है। जीएसटी का जो कर होता है उसमें मेंशन होता है कि इतना सामान आपने लिया तो उस पर आपको इतनी जीएसटी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप किसी मॉल में जाते हैं, कोई कपड़ा लेते हैं तो उस पर उसकी जीएसटी का प्राइस भी इंक्लूड होता है, तब आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये जीएसटी कब लागू की गई थी? जुलाई 2017। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीन में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया है? जो इब्न बतूता जी थे उन्होंने सबसे उत्तम दरवाजा सेफ्टी के लिए दिल्ली का कौन सा बताया है? दिल्ली दरवाजा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 है, कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है? यानी पूरी बॉडी में कौन सा पार्ट है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है? तो उत्तर है हमारा हृदय यानी हार्ट। प्रश्न नंबर 10वां है हमारा, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? उत्तर है 7.5 मीटर। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई भी समुद्री सीमा यानी उसके आसपास कोई भी नदी, रिवर या समुद्र नहीं है? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। प्रश्न नंबर हमारा 12वां है, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है? यानी ऐसा कौन सा फूड हम खाते हैं जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है? कौन सा भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मिले? यानी हमें जो भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है तो उससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 13वां प्रश्न है, रवि की फसल कौन सी होती है? किस महीने में उसको बोया जाता है? उत्तर है हमारा
रबी की फसल भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना आदि सभी रबी की फसलें हैं। काला चना, उड़द की दाल जायद एवं खरीफ की फसल में बोए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। सीढ़ीदार खेती किस क्षेत्र में की जाती है? उत्तर है हमारा सीढ़ीदार खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। खेती करने की पीढ़ियों से चली आ रही सामान्य विधि है। इस विधि द्वारा ढलान की लंबाई को तोड़कर या छोटा करके एवं ढाल की तीव्रता को कम करके मृदा एवं मृदा नमी का संरक्षण किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः 33% ढाल तक के क्षेत्रों को सीढ़ीदार खेतों में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव किसके द्वारा होता है? उत्तर है हमारा सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है ग्राम सभा के सचिव की। प्रश्न नंबर 16 है हमारा दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए सरकारी संस्थाओं में किसके पास अधिकार होता है? उत्तर है हमारा केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हमारे देश के किस भाग में खाने की चीज़ों को जैसे टैपियोका, नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनके बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? उत्तर है हमारा केरल। केरल के लोग अपने घर के आंगन में ही टैपियोका और नारियल जैसे खाने की चीज़ों को उगाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। आपको बता दें दोस्तों, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। नंदा देवी जैसे आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2005 में इस सूची के तहत इसे फूलों की घाटी तक विस्तारित किया गया। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? उत्तर है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। आपको बता दें संयुक्त परिवार के विघटन के परिणाम स्वरूप एकल परिवार का अस्तित्व आया। एकल परिवार के अंतर्गत माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ये परिवार बहुत छोटा तथा सुखी परिवार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ? उत्तर है महाराष्ट्र में। आपको बता दें कि सर्वप्रथम 1972 में महाराष्ट्र राज्य में गंभीर सूखे के दौरान विलासराय सालुखे के द्वारा पानी पंचायत की शुरुआत की गई थी। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है क्वाशियोकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? उत्तर है हमारा प्रोटीन। आपको बता दें क्वाशियोकर नामक रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग के कारण शरीर का संतुलित विकास नहीं हो पाता। यह रोग प्राय बच्चों में होता है। मेरेस्मस नामक रोग भी एक प्रकार का रोग है जो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है पूर्व किस अधिवास में शामिल है? उत्तर है ग्रामीण। आपको बता दें पूर्व ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसके अलावा ग्राम फार्मा स्टेट भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आता है। पूर्व अधिवास गांव में कई छोटी इकाइयों में प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। बंदर, शेर और चूहे के घर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है पेड़, गुफा एवं बिल में। बंदर का निवास स्थान पेड़ होता है, शेर का निवास स्थान गुफा और चूहे का निवास स्थान बिल होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? उत्तर है मुंबई। चलिए बताते हैं इसके अलावा कुछ अन्य बंदरगाहों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में। कोलकाता का जो बंदरगाह है, जो आर्य बंदरगाह है, हुगली नदी पर स्थित है। दूसरा है कोची यानी कोचीन, इसको कहा जाता है अरब सागर की रानी एवं पूर्व का बेसिन है, इसका उपनाम है यह। तीसरा है चेन्नई, कृत्रिम यानी पत्तन 1859 में निर्मित मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। चौथा है विशाखापट्टनम, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे यह स्थित है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? उत्तर है मूंगफली। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गाजर का खाने योग्य भाग जो होता है उसकी मासल होती है, मासल जड़ जिसे कहते हैं। मक्के का खाने योग्य भाग जो होता है उसके बीज होते हैं ऊपर का। और अगला है केले का खाने योग्य जो भाग होता है इसके मध्य एवं अंतर फल भित्ति है, जबकि मूंगफली का खाने योग्य भाग उसका बीज पत्र एवं भ्रूण है। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? उत्तर है जाइलम। पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण होता है, संचयन है जाइलम नामक ऊतक से होता है। जाइलम मृदा से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करके विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 27 है, पीने के पानी में कौन सा रोगाणुनाशक डाला जाता है? उत्तर है पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डाल के शुद्ध किया जाता है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है सुंदरवन में। मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? बता दें कि वर्षा के पानी का दोबारा से भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना संचयन कहलाता है। वर्षा जल संचयन एक तकनीक है जिसका भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है जैसे कृषि के लिए या अन्य कामों के लिए जल दोबारा से हम प्रयोग कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेलगाड़ी यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? उत्तर है गंगा नदी। गुरप्रीत जो है दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। दिल्ली से चेन्नई जाने की दिशा में गंगा नदी नहीं पड़ेगी। गंगा नदी दिल्ली के पूर्व से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गुरप्रीत नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदी को पार करेगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, गोदावरी महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी जो है आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। इस वीडियो में हमने 30 ऐसे प्रश्न लिए हैं जो केवीएस की जो पीआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बैक ईयर्स में आए हुए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे केवीएस का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।